तो कल हम बात कर रहे थे कि एम्ब्रियो कैसा होता है। मोनोकॉट और डाइकॉट का एम्ब्रियो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो और जो टॉपिक हमारे बचे हैं। नंबर 1 हमारे पास सीड का इंफॉर्मेशन बाकी है और दूसरा हमारे पास फ्रूट का इंफॉर्मेशन बाकी है। ये दो टॉपिक और आज समझ में आने चाहिए हमें, तो हमारा ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। एक सपोर्टिंग टॉपिक और रहेगा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही वो ख़त्म हो जाए, नहीं होगा तो फिर कल करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीड। चूँकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है और हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जो ओव्यूल होता है वो तो सीड बनाता है और जो ओवेरी होती है वो फ्रूट बनाती है। ये हम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली आप अगर एक थोड़ा सा इसको देखें, ये ओवेरी है, ये स्टाइल स्टिग्मा और ये सब ऊपर का पार्ट है और ये यहाँ थैलेमस था। थैलेमस भी चलो ऐसे बना देते हैं और ये थैलेमस ये इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने सपोज एक ही ओव्यूल बनाया, ये ओव्यूल बनाया और ओव्यूल में सपोज इधर ही आपका माइक्रोपाइल है तो मैं यहाँ पर एम्ब्रियो बना देता हूँ। ये एम्ब्रियो हो गया और इसके अंदर ये न्यूट्रिशन भरा है या जो कुछ भी है। इसके दो इंटेगुमेंट्स भी हो गए, ये इंटेगुमेंट्स और ये इसके ऊपर एक और डबल इंटेगुमेंट्स होता है ना, ये हो गया। अब देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है कि जो पीईसी सेल थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसने तो ये एंडोस्पर्म बना लिया था और जो जाइगोट था उसने ये एम्ब्रियो बना लिया। जब ये काम एक ओव्यूल के अंदर चल रहे थे उसी वक्त ओव्यूल भी धीरे धीरे अपना डिफरेंशिएट हो रहा था और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिफरेंशिएट होते 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 ये एक कंप्लीट सीड बन चुका है। ये क्या बन गया? सीड बन गया। और ये जो आपका स्टाइल और स्टिग्मा था वो बस पॉलिनेशन होने के बाद झड़ने लगता है और यहाँ एक स्पॉट, एक धब्बा सा बन जाता है और ये ऊपर का पार्ट झड़ गया। और उसी वक्त आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओव्यूल चेंज हो रहा है तो ओवरी भी, इसमें भी कुछ डिफरेंशिएशन हो रहा है और ये जो ओवरी है ये ओवरी कहीं ना कहीं फ्रूट बन जाती है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सिचुएशन होता है। स्टाइल स्टिग्मा ये खत्म हो गए और जो ओवरी है वो फ्रूट बन गया और जो ओव्यूल था वो सीड बन गया। ठीक है, तो ये फ्रूट हो गया। अब यहाँ पे पहले ये ओवरी की वॉल थी, अब जब ये फ्रूट बन चुका तो हम इसको फ्रूट की वॉल कहेंगे और फ्रूट की वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। देखिए बायोलॉजी में ये टर्मिनोलॉजी ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये नाम याद होना चाहिए। जो भी फ्रूट होते हैं उनका जो छिलका होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, उस लेयर को, उस वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, अब देखिए इस ओव्यूल के पास भी दो इंटेगुमेंट थे, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। तो वो इंटेगुमेंट अभी भी छिलके के रूप में इस सीड के ऊपर मौजूद होंगे। सीड के ऊपर एक छिलका होगा, दो 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 कवरिंग होंगी। और जब वो पहले ओव्यूल था तो उन कवरिंग को हम बोल रहे थे आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। लेकिन जब वो सीड बन चुका है, अब ये सीड बन चुका है तो इस पे भी दो कवर पाए जाएंगे। एक ये वाला कवर हो जाएगा और एक और इसके बाहर कवर हो जाएगा। ये दो कवर हमेशा सीड के चारों तरफ पाए जाएंगे। एक्चुअली वो क्या है? वो इंटेगुमेंट्स है।
यहाँ पर भी इनको नाम दिया गया, बाहर का जो सीड कोट होता है, एक्चुअली इनको हम बोलते हैं सीड कोट या सीड कवर। ये दो होते हैं, आउटर लेयर को हम बोलते हैं टेस्टा और अंदर की लेयर को हम बोलते हैं टैगमेन। टेस्टा और टैगमेन ये दो हैं, इनको हम बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, सीड कोट आप बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्रूट और सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। जैसे जैसे अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे आपका फ्रूट और ओव्यूल का भी डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अब इस ओव्यूल पे एक माइक्रोपाइल था, आपको याद होगा। तो वो माइक्रोपाइल इस सीड बनने के बाद भी कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा होल अभी भी देखने को मिलता है। उसे अभी भी आप माइक्रोपाइल कह सकते हैं, माइक्रोपाइल ही आप कहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी था कहीं ना कहीं एक पूरे सीड में, जो दोनों कवर से घिरा हुआ जो सीड है उसमें एक छोटा सा होल पाया जाता है, उसे हम माइक्रोपाइल ही कहेंगे। जब ये सीड जर्मिनेट करेगा उस वक्त इस होल से होकर ही वाटर और एयर उस एम्ब्रियो के पास जाएगी जो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर आपका एम्ब्रियो मौजूद है, उसको ड्यूरिंग द जर्मिनेशन वाटर और एयर यहीं से जाता रहता है और उसके बाद ही ये ग्रो करके एक नया प्लांट बना पाता है। आपको मैंने ये फनिकल बताया था, फनिकल, और ये यहाँ पर इस डायग्राम में तो चला जा एंड से जुड़ा हुआ है। ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? हाइलम। हाइलम नाम दिया था। तो कहीं ना कहीं इस सीड के ऊपर जब ये सीड मैच्योर होके आपने फ्रूट से बाहर निकाल लिया तो कहीं ना कहीं वो एक धब्बा, एक स्पॉट जरूर होगा जहां से वो अपने फ्रूट से जुड़ा हुआ था। सपोज ये फ्रूट के अंदर बंद था, तो ये उसका फनिकल था ओव्यूल का, और ये वो पार्ट है जहां से चिपका था। और जब आपने फ्रूट से इसको निकाल लिया तो वो स्पॉट तो अभी भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सीड फ्रूट से कहीं ना कहीं से तो डिटैच हुआ है, तो वो एक स्पॉट आपको दिखाई देगा। हाँ, एक वो स्कार्स जैसा कुछ ये आपको दिखाई दे सकता है। तो ये एक जनरल बात हो गई। मैंने आपको बताया कि सीड के दो कवर होते हैं जिनको हम सीड कोट कहते हैं। बाहर वाले को हम टेस्टा, अंदर वाले को हम टैगमेन बोलते हैं। सीड के अंदर एक मैच्योर एम्ब्रियो होता है और मैच्योर एम्ब्रियो के पास उसके कॉटिलिडन्स होते हैं, और हो सकता है कि इनके अलावा इस सीड के अंदर कुछ एंडोस्पर्म अभी भी बच गया जिसको एम्ब्रियो यूज नहीं कर पाया। हो सकता है ये बच जाए, हो सकता है ये नहीं बचे, लेकिन सीड के अंदर कम से कम एक एम्ब्रियो होगा और उस एम्ब्रियो के कॉटिलिडन्स होंगे और दोनों कवर उसके पास होंगे जिनको हम सीड कोट बोलते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, क्या सीड मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड सेल का है, क्या वो अभी भी बचा है या खत्म हो गया? अब नहीं है। इसके आधार पर हम सीड को दो टाइप में बांटते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसका एक डायग्राम अलग ढंग से बना दूं। मैंने ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाई। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। अब मैंने इसके सीड, ये यहाँ से क्या मुझे बनाना है, ये इस तरह के मैं नॉर्मल बनाता हूँ कि ये एम्ब्रियो हो गया, ऐसे बनाया ना। अभी इसको क्या किया कि यहाँ का जो आपका एंडोस्पर्म था इसके चारों तरफ, अब उसको ये कंज्यूम करते 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 क्या कर लिया कि ये जो कॉटिलिडन्स थे छोटे छोटे, अब ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए और ये पूरे सीड को कवर कर लिए। देखिए, इस तरह से मैं अगर बात करूं तो ये पूरे सीड को इस तरह से पूरा पार्ट सीड का ये कॉटिलिडन्स ने कवर कर लिया। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा।
नहीं आया, एक बार फिर से देखिए। एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये पूरा आपका कॉटिलिडन्स ने एंडोस्पर्म को टोटली कंज्यूम कर लिया। अब एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है उसके अंदर, एंडोस्पर्म फिनिश हो गया और केवल ये दो कवर यहाँ पे मौजूद हैं बाहर से। अगर मैं इसको थोड़ा सा शेप दे दूं तो ये देखो, ये इस तरह से चने का बीज बन गया। हाँ, चने का बीज आप ऐसे ही तो बनाएंगे, ये वाला एक ये चने का बीज बन गया। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको वो कॉटिलिडन्स ही दिखाई देंगे। जब आप इसको पानी में थोड़ा सा डिप करने के बाद, इसको थोड़ा सा चने के बीज को जब पानी में भिगो देते हैं, तो जब उसके छिलके उतारते हैं तो आपको इस तरह के दो पार्ट मिलते हैं और यहाँ पर वो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको दिखता है। ये जो पार्ट हैं जिनको आप निकाल रहे हैं, ये ही कॉटिलिडन्स है। ये क्या है? ये कॉटिलिडन्स है। तो यहाँ इस सीड में खास तौर पे हम ग्राम की बात करते हैं, हम पी प्लांट की बात करते हैं, तो यहाँ दोनों कॉटिलिडन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। हम कहेंगे इनके पास एंडोस्पर्म तो खत्म हो गया, नहीं है इनके पास अब। जब ये कॉटिलिडन्स ग्रो कर रहे थे, या मैं कहूँ ये एम्ब्रियो का ही तो पार्ट था कॉटिलिडन्स, जब एम्ब्रियो बड़ा हो रहा था, ग्रो कर रहा था, तो उसने टोटल एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया और उसके दोनों कॉटिलिडन्स काफ़ी ब्रॉड हो गए। बहुत सारा फूड मटेरियल उन्होंने रिजर्व करके रख लिया। ये दो कवर यहाँ पे मौजूद हो गए। यहाँ माइक्रोपाइल भी होगा, छोटा सा छेद होगा, कहीं ना कहीं बाहर अगर छिलके पे देखेंगे तो एक धब्बा होगा जहाँ से वो अपना फ्रूट के साथ जुड़ा हुआ था। ये फ्रूट के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ था ऐसे करके। तो ये थोड़ा सीड, कोई भी आप सीड को ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डाइकॉट का है या मोनोकॉट का। एक्चुअली आप उस सीड को पानी में भिगो दीजिए और उसके दोनों सीड कोट कवर जब आप हटाएंगे तो अंदर उसको अगर वो दो पार्ट में खुल जाए तो समझ लीजिए कि वो डाइकॉट है, और अगर वो नहीं खुल पा रहा है तो समझिए वो मोनोकॉट है। जैसे आपने गेहूं का बीज पानी में भिगो के, जब उसके छिलके बहुत ही बारीक छिलका सा होता है, जब वो हटाते हैं, उतारते हैं, तो वो दो पार्ट में नहीं बंटता, लेकिन ये चने का बट जाता है। ठीक है, तो ये डाइकॉट का ये कॉटिलिडन्स मैंने बताया, एक सीड मैंने बताया। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता, नॉट प्रेजेंट एंडोस्पर्म, तो ऐसे सीड को हम बायोलॉजी में बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिन एक्चुअली कुछ एंडोस्पर्म को ही यहाँ यूज किया गया है। एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन भी होती है अंडे के अंदर। जब आपने मुर्गी का अंडा फोड़ के देखा तो कुल मिला के न्यूट्रिटिव रिजर्व फूड एल्बुमिन, वो शब्द यूज किया गया है। द सीड्स विच डू नॉट हैव एंडोस्पर्म आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड, शुरुआत में तो सबके अंदर होगा, लेकिन मैचुरेशन ऑफ सीड के टाइम पे अगर अब नहीं बचा तब वो कहलाएगा नॉन एल्बुमिनस सीड। और अगर बचा हुआ है, जैसे कि एक मक्के का बीज जब हम देखते हैं, जिया मेज, मक्का या मेज, तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर वो एम्ब्रियो है जिसके ये कॉटिलिडन्स वगैरह ये सब कुछ है, ये इसका स्कूटेलम, इस तरह से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस ऐसे करके। तो यहाँ पर एक प्रोटीन से कवर्ड, चारों तरफ से एक प्रोटीन का कवर होता है और वो अपना अभी भी एंडोस्पर्म इसके अंदर बचा के रखता है। इसके अंदर पूरा अभी भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, रिजर्व फूड मौजूद है। ये एंडोस्पर्म है, ट्रिप्लॉइड सेल से बना। तो ये जो एक प्रोटीन का एक कवर इसको चारों तरफ से अभी रिजर्व करके रखा है, इसको सुरक्षित करके रखा है। इस लेयर को भी हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, लेकिन वो कोई खास आपके अभी ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी मैंने बताया। और ये आपका क्या है, एम्ब्रियो मौजूद है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सीड जिसमें ये सीड कंप्लीट डेवलप हो चुका है, फिर भी
इसके अंदर अभी भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, मैच्योरेशन होने के बाद भी बचा हुआ है, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। ये दो शब्द याद हो गए होंगे। अब सवाल ये आता है सर कौन से सीड एल्बुमिनस होते हैं और कौन से सीड नॉन एल्बुमिनस होते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए हर सीड को मैच्योर होने के बाद क्या करना है, उसको जर्मिनेशन करना है, और जर्मिनेशन करेगा तो उस एम्ब्रियो के पास अभी तो लीफ भी नहीं है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता उसमें जो बेबी प्लांट है। तो शुरुआत में तो उसको खुद बहुत सारा फूड खुद का खर्च करना पड़ेगा, जब उसके अंदर लीफ बन जाएंगी तब वो अपना खाना बनाना शुरू करेगा। तो इस एम्ब्रियो को ड्यूरिंग द जर्मिनेशन न्यूट्रिशन कौन देगा? एम्ब्रियो जो है उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? उसके कॉटिलिडन्स देंगे। भाई एम्ब्रियो शुरुआत में जब वो डेवलप हो रहा था, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था, तब तो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म दे रहा था। लेकिन अब जब एम्ब्रियो बन गया और उसको जर्मिनेशन करना है, उसको लीफ तैयार करना है, शूट बनाना है, रूट बनाना है, तो फूड तो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, वो कौन देगा? अब उसको ये देने वाले हैं कॉटिलिडन्स। अब देखिए जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, वो डाइकॉट प्लांट के पास तो दो दो कॉटिलिडन्स हैं और वो भी काफी बड़े बड़े। हाँ, उनमें बहुत सारा फूड रिजर्व स्टोरेज है, डबल डबल है इसके पास, तो डबल पावर। जब इसके कॉटिलिडन्स ही इतने ताकतवर और सफिशिएंट हैं, दो दो की पावर जब उसके पास है, तो क्या इसको एंडोस्पर्म अभी भी बचाने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एंडोस्पर्म को तो पूरा खा जाएगा, दो दो कॉटिलिडन्स में पूरा फूड भर लिया उसने, अब कोई भी उसको एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो ज्यादातर डाइकॉट प्लांट होते हैं जिनमें दो दो कॉटिलिडन्स होते हैं, उनके सीड नॉन एल्बुमिनस होते हैं। और बेचारा जो सिंगल कॉटिलिडन्स वाला है, ठीक है उसके कॉटिलिडन्स के पास फूड तो है, लेकिन जब ये जर्मिनेशन करेगा तो बहुत एनर्जी चाहिए, और इसके पास तो इतना, ये सिंगल एक ही कॉटिलिडन्स में कितना एनर्जी इकट्ठा करेगा वो। उसने तो एक अलग तरीका ढूंढ लिया, उसने बोला कि मेरा कॉटिलिडन्स तो है ही है, पर मैं और भी बचा के रखूंगा बहुत सारा एंडोस्पर्म, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको खर्च करूंगा। ये और भी ज्यादा बचत करने वाला आदमी है, मोर एडवांस है, डाइकॉट से भी ज्यादा एडवांस है ये। तो ये अपना रिजर्व फूड, पुराना सेविंग बिल्कुल खत्म नहीं किया, ये पुराना सेविंग भी बचा के रखता है। चूंकि उसके पास एक ही कॉटिलिडन्स है, उससे उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए वो बचा के रखता है, और वो एंडोस्पर्म उसके पास मौजूद होता है। इसका मतलब मोनोकॉट प्लांट के मोस्ट ऑफ जो प्लांट है वो कैसे होते हैं? एल्बुमिनस होते हैं। कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं, 100% ऐसा हो इट इज नॉट गारंटी। हो सकता है मोनोकॉट के भी कुछ सीड नॉन एल्बुमिनस हो सकते हैं और एल्बुमिनस भी हो सकते हैं, हाँ? लेकिन फिर भी ये थोड़ा दिमाग में कंसेप्ट याद रखिए कि डाइकॉट वाले जो होते हैं ना वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं, और मोनोकॉट वाले जो होते हैं वो एल्बुमिनस वाले होते हैं। क्यों ना कुछ नाम याद रख लिया जाए जो हमारी बुक में दिए हैं, क्योंकि हमको तो लिखने पड़ेंगे। तो आपकी बुक में जो डाइकॉट के नॉन एल्बुमिनस है उसमें आपका पी लिख लीजिए, ग्राम लिख लीजिए, ग्राउंड नट लिख लीजिए। ग्राउंड नट मूंगफली आप देखिए, दो टुकड़े हो जाएं तो वो आपका डाइकॉट है, ठीक है। और वो कैसे है? नॉन एल्बुमिनस सीड है। और एल्बुमिनस में जो मोनोकॉट के हैं उसमें कुछ नाम याद रख लीजिए, मैंने अभी आपको बता दिया था। वीट हो गया, मेज हो गया, हाँ, बारले हो गया। बारले क्या होता है? जौ, जौ जिससे बियर बनाते हैं, बारले गेहूं के ही जैसा पौधा होता है बारले। और भी कुछ नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हुई हमारी एल्बुमिनस की और नॉन एल्बुमिनस की। तो इस तरह से आपको अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं। एक और जो बच्चों को परेशान करता है वो पेरिस्पर्म, ऑलरेडी मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। केवल कुछ एग्जाम्पल दिए पेरिस्पर्म में, जैसे ब्लैक पेपर है, हाँ, ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है ब्लैक पेपर,
और बीट का एक एग्जाम्पल दिया है हमारी बुक में। एक्चुअली ये कुछ ऐसे सीड हैं जिनमें पेरिस्पर्म बोले तो न्यूसीलस टिश्यू भी बचा रहता है सीड मैच्योर होने के बाद। ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको देखिए ये एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ मैंने आपको डिप्लॉयड सेल बताई थी जो वाकई में न्यूसीलस टिश्यू होता है, ठीक है। और ये आपका पूरा इंटेगुमेंट्स हो गए, आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स इस तरह से। ये एक्चुअल में जो हमारा एम्ब्रियो सैक बना वो ऐसी ही एक न्यूसीलस सेल से बना था। तो ये जो डिप्लॉयड सेल है न्यूसीलस सेल, ये जो डिप्लॉयड हैं, अगर ये भी सीड मैच्योर होने के बाद बच रही हैं, मान लीजिए सीड पूरा मैच्योर हो गया, हाँ, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो आपका पूरा डेवलप हो गया और ये अभी भी ये वाले आपके सीड कोट बन गए, आउटर और इनर सीड कोट बन गए, लेकिन ये अभी भी बचा है। मतलब एम्ब्रियो सैक अगर फुल डेवलप हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है, लेकिन एम्ब्रियो सैक थोड़ा छोटा बना इसलिए न्यूसीलस टिश्यू अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसे रिमेनिंग रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसीलस टिश्यू वाले जो सीड हैं, उसमें ये जो टिश्यू जो बचा है इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। और पेरिस्पर्म की हर सेल डिप्लॉयड होती है, यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूजन कर लेता है, ठीक है। तो ये खत्म हुआ। अब हमको देखना है कि आखिर सीड के फायदा क्या है, आखिर ये सीड बनाने से क्या फायदे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो सीड के बेनिफिट क्या है। नंबर 1 बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो सीड के अंदर जो नई लाइफ है वो बहुत ही सुरक्षित रहती है और अपना वो टाइम स्पेंड कर सकती है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल टाइम। प्रोटेक्शन मिलता है एम्ब्रियो को, प्रोटेक्शन मिलता है, हाँ, एम्ब्रियो को। और किससे मिलता है, अनफेवरेबल कंडीशन से। बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा पानी है या बहुत ज़्यादा सूखा हो गया या जो भी है, एक पर्टिकुलर जब कंडीशन मिलती है तभी सीड जर्मिनेट करता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो अपने आप को इसमें सुरक्षित कर लेता है और एम्ब्रियो कोई काम नहीं करता। हमको लगता है जैसे एम्ब्रियो सो गया है। तो अपना अनफेवरेबल टाइम के दौरान सोना सबसे बढ़िया है। हमने देखा लॉकडाउन के अंदर जो अपने घर में सोते रहे वो बीमार कम हुए, जो बाहर घूमते रहे वो बीमार हुए। तो ठीक वही कंडीशन है कि बाहर बहुत अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर ये सीड अभी जर्मिनेट कर लेगा तो ये मर जाएगा। इसलिए ये सीड, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। डॉर्मेंसी शब्द मैंने क्लास 11th में भी समझाया। डॉर्मेंसी का मतलब एक तरह से सीड के अंदर वो जो एम्ब्रियो है वो आराम कर रहा है, वो रेस्टिंग कंडीशन में है, कोई वर्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये डॉर्मेंसी होना भी बहुत जरूरी है सीड में। अगर ये डॉर्मेंसी नहीं होती, सीड जस्ट अभी पैदा हुआ और पैदा होते ही अगर वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा तो फ्यूचर के लिए हम कभी भी सीड स्टोरेज ही नहीं कर पाएंगे। हमको खाने के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। गेहूं हमको साल भर लगता है। अब वो फसल जैसे ही कटी, सीड ने बोला मुझे तो जर्मिनेट होना है, वो डॉर्मेंसी में गया ही नहीं। अरे भैया तुम डॉर्मेंसी में नहीं जाओगे, तुरंत तुम उग जाओगे तो हम साल भर क्या खाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको फूड साल भर चलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि वो सीड डॉर्मेंसी में चले जाएं, वो चुपचाप से रहें। मतलब सीड कलेक्शन अगर करना है, किसान अगली साल जब सीजन आएगा, वेदर आएगी सुटेबल, तो सीड कहाँ से लाएगा, वो तो पहले ही एकदम जल गए। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है तो उगने के बाद वो मर ही जाएंगे, तो सीड ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीड स्टोरेज के लिए ये डॉर्मेंसी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही समझा रहा हूँ सीड बनने के फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 फ़ायदा तो है कि एम्ब्रियो इसमें सुरक्षित रहता है, आराम से अपना डॉर्मेंसी टाइम वो स्पेंड कर सकता है। और डॉर्मेंसी में जाने से हमको ये फ़ायदा है कि हम सीड का कलेक्शन नेक्स्ट फ्यूचर के लिए कर सकते हैं।
नेक्स्ट बेनिफिट क्या है सीड बनने का? सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट हैव मेनी वेरिएशंस आल्सो. एक जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो नई लाइफ बनाते, उसकी बजाय सीड से जो लाइफ बन रही है उसमें वेरिएशंस ज़्यादा हैं, इसीलिए सीड हमारे लिए मोर यूजफुल है बजाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के. दो फायदे हो गए सीड के. तीसरा फायदा है सीड के रूप में उस लाइफ को एक जगह से दूसरी जगह कितनी भी दूर लेके जाया जा सकता है. अमेरिका से किसी क्रॉप के सीड हम इंडिया में आसानी से ला सकते हैं. अब आप देखिए छोटा सा सीड, उसके अंदर कितना बड़ा प्लांट तैयार करने की पावर होती है. आप फाइकस या आपने पीपल या बरगद का जो सीड देखा होगा, एक्चुअली एक फ्रूट के अंदर ही कम से कम 100 से भी ज़्यादा सीड होते हैं छोटे छोटे. तो ये छोटा सा सीड है, जब ये जर्मिनेट करता है तो कितना बड़ा बरगद का पेड़ बना देता है जो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है. तो ये सीड की पावर है कि अपने अंदर वो इतने बड़े पेड़ को समेट के छोटे से रूप में इकट्ठा करके रखता है और सीड के रूप में ही उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. मैं बोलूँगा डिस्पर्सल ऑफ स्पीसीज आसानी से हो सकता है. डिस्पर्सल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह बिखरना, फैलना. एक प्लांट, एक अगर वो सीड नहीं होते तो वो एक पक्षी उस फ्रूट को कैसे खाता, खाने के बाद दूसरी जगह दूर जाके उड़ के उसने वहाँ सीड छोड़ दिए, तो पेड़ जहाँ था वहाँ से कई किलोमीटर दूर जाके एक नया पेड़ डेवलप हो रहा है. तो ये डिस्पर्सल बहुत आसानी से हो सकता है सीड के रूप में. ठीक है, तो ये सीड के बहुत सारे कंसेप्ट थे, मैंने आपको बताने की कोशिश किया. अब दूसरा हम थोड़ा फ्रूट भी देख लेते हैं. फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से बनता है फ्रूट, केवल ओवरी से. ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट केवल और केवल ओवरी से होता है. फ्रूट फॉर्मेशन बाय ओनली ओवरी अगर फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो ऐसे फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं. ये वास्तव में यही असली फ्रूट है. फ्रूट तो सब हैं, असली नकली कुछ नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन हमारी बोलती है कि ओवरी ही फ्रूट बनाती है, तो अगर केवल ओवरी से ही फ्रूट बने हैं तो वाकई में वो सही वाले फ्रूट हैं, ट्रू फ्रूट्स हैं. लेकिन कई बार ओवरी के अलावा जो अदर पार्ट होते हैं फ्लावर के, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर. अब फ्लावर में तो कई पार्ट होते हैं भाई. क्या क्या होता है फ्लावर के पार्ट? सीपल होते हैं, पीटल होते हैं, स्टेमन होते हैं. अब ओवरी, चलो पिस्टिल में तो खुद आ गई, थैलेमस होता है नीचे. तो ये इनमें से भी अगर कुछ अदर पार्ट ये भी अगर फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, ध्यान देना ओवरी तो होगा ही होगा फ्रूट में, ऐसा नहीं है कि ओवरी नहीं होगा, ओवरी तो जरूर होगा. मैं केवल इतना आपको हाईलाइट कर रहा हूं, इफ द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज आल्सो इंगेज्ड ड्यूरिंग द फ्रूट फॉर्मेशन. अगर फल बनाने में फ्लावर के और भी दूसरे पार्ट भी अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देना. अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आल्सो इंगेज्ड इन द फ्रूट फॉर्मेशन. ओवरी तो फ्रूट में जरूर होगा क्योंकि ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल है और वहीं पे तो सीड है, तो वो तो जरूर होगा. तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि वो आपका फॉल्स फ्रूट कहलाएगा. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं फॉल्स फ्रूट को. फॉल्स फ्रूट थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कैसा होता है. मैंने आपको क्लास 11th में पोजीशन ऑफ ओवरी पढ़ाया था. पोजीशन ऑफ ओवरी. आप बोलेंगे सर हमें कुछ याद नहीं है, अब ये याद आ जाएगा. देखिए इस तरह से ये मैंने थैलेमस बनाया और थैलेमस पे अगर ये मैं
2 या 3 थैलेमस बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये मान लीजिए थैलेमस, ठीक है। एक पोजीशन तो है कि ओवरी इस थैलेमस पे ऐसे लगे तो ये सुपीरियर ओवरी कहलाती है। याद आ रहा है, सुपीरियर ओवरी यहां पे लगी। अब बाकी जितने भी पार्ट हैं वो इसके नीचे लगेंगे। ओवरी की पोजीशन सबसे टॉप पे है, सुपीरियर ओवरी। एक दूसरी पोजीशन क्या थी कि ओवरी थोड़ा थैलेमस के अंदर चली जाती है, या हम बोलेंगे कि बाकी के जो पार्ट हैं वो थैलेमस को थोड़ा यहाँ पे ये पोजीशन में बना रहा हूँ कि ओवरी यहाँ पे आ गई और ये जो पार्ट है वो इस तरह से इसको जुड़े हुए हैं। तो बाकी के जो पोर्शन है वो यहाँ पे लग गए हैं, तो ये हाफ इन्फीरियर ओवरी हो गई। और एक जो मैं आपको थोड़ा सा वाकई में अभी जिसको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये आपका थैलेमस और इसमें जो ओवरी है वो कंप्लीट इसमें चली जाती है, ये ओवरी और ये थैलेमस और ये वाला पार्ट, और जितने भी पार्ट हैं वो सब इसके ऊपर से निकलते। तो ये ओवरी आपकी क्या हो गई, इन्फीरियर टाइप की हो गई, ठीक है। अब सपोज ये एक एप्पल है, ये एप्पल का फ्लावर है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये एप्पल का फ्लावर है, पॉलिनेशन हो गया तो जो ओवरी है वो क्या बनाएगी, ये फ्रूट बनाएगी, ये फ्रूट बनाएगी। लेकिन एप्पल में क्या होता है, इस ओवरी के अलावा जो ये थैलेमस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी फ्रूट बनाएगा। Along with the ovary, the thalamus part is also involved in the apple during the fruit formation. होगा क्या यहाँ पे, आफ्टर पॉलिनेशन ये जो आपके मेल फीमेल पार्ट हैं, स्टाइल स्टिग्मा, ये सब तो झड़ जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पॉट जैसा बन जाएगा, ये आपका बन गया, ठीक है। और आप देखेंगे कि अब जो फ्रूट बना है, नियम से तो केवल ये फ्रूट यही बनना था, ये ओवरी को ही बनाना था, लेकिन ये तो है ही है शामिल इसके अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे सीड लगे हैं, ये ओव्यूल लगे हैं, ये सब कुछ मौजूद है ये। लेकिन ये जो पार्ट है ये भी आपका स्पॉन्जी हो जाता है, और ये स्पॉन्जी होने के कारण आप इसको पूरा एक फ्रूट समझ लेते हैं। थोड़ा एप्पल का जब आप इसको काट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एप्पल के अंदर ये जो बाहर का जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये जो बाहर का जो छिलका है वो वाकई में क्या है, वो थैलेमस की वॉल है, थैलेमस है वो। और ये जो स्पॉन्जी पार्ट है वाकई में ये थैलेमस ही है जिसे हम खा रहे हैं। और इस रियल फ्रूट को तो हम काट के निकाल के फेंक देते हैं, इसमें टेस्ट नहीं होता, ये खराब होता है। तो ये थोड़ा सा आप समझिए, क्या ये ट्रू फ्रूट्स है? अगर केवल ओवरी से बनता तो हम इसको ट्रू बोलते, लेकिन इसमें तो ये थैलेमस भी इन्वॉल्व हो गया, थैलेमस इन्वॉल्व हो गया तो फिर हम एप्पल को क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। आप अपनी बुक में थोड़ा देखिएगा एप्पल का फोटो कैसे दिया है। देखिए ये मैं एप्पल थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन जाए तो ठीक है, जैसा भी है एक बार थोड़ा देखिए। तो यहाँ पर ये स्टाइल स्टिग्मा कभी रहा करते थे, इधर से ये डंडी से जुड़ा हुआ है। जब आप इसको काट के देखते तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से अंदर से ये वाला पार्ट, ये ओवरी है एक्चुअल में, और यहाँ पे सीड लगे हैं। तो फ्रूट तो केवल इसी से बनना था, लेकिन ये फ्रूट बनने की बजाय ये पार्ट हम खाते हैं, ये असली फ्रूट को तो निकाल के फेंक देते हैं। तो ये हमारा ईडेबल पार्ट मतलब जिसे हम खा सकते हैं, वो क्या है, ईडेबल पार्ट यहाँ थैलेमस होता है, ठीक है। फ्रूट में थोड़ा सा और एक कंसेप्ट थोड़ा देख लीजिए, फ्रूट को अब ख़त्म ही कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। फ्रूट के अंदर अगर हम बात करते हैं, चलिए वो कंसेप्ट अभी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक और अलग टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ये क्या होता है, ये भी डेफिनेशन हमने पहली क्लास में पढ़ी है, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऐसे फ्रूट का मतलब ओबेरी, फ्रूट का मतलब क्या है, ओबेरी।
ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गए, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बन गए, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखिए नियम से क्या होता है कि ये ओवरी तब तक फ्रूट नहीं बनती जब तक इसके अंदर फ्यूजन नहीं हो जाता, सीड नहीं बन जाते। हाँ, ये सीड बनेगा तब फिर इसमें मॉडिफिकेशन आते और ये फ्रूट बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉलिनेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, सीड ना बने, और उसके बावजूद भी ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के भी अगर ये फ्रूट बन गई तो उसके अंदर नंबर 1 सीड नहीं होंगे, सीडलेस होगा वो, और ये जो फ्रूट बना है ये फ्रूट कहलाएगा आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। कई बार हम जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ऑक्जिन स्पेशली हम बात करते हैं, तो ऑक्जिन का इफेक्ट भी प्लांट के ऊपर ऐसे होता है। हम जो ग्रेप्स तैयार करते हैं ऑक्जिन का स्प्रे करने के बाद, वो ग्रेप्स सीडलेस होते हैं और पार्थेनोकार्पिक होते हैं। हमारा जो बनाना है, केले का जो फ्रूट होता है, आपने देखा उसके 2 छिलके होते हैं और इसके अंदर ये जो इसका पार्ट है जिसे हम खाते हैं, अब इसमें कभी सीड नहीं निकलता। सीड वैसे निकल सकता था अगर ये फर्टिलाइजेशन से बनता फ्रूट, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन कंडीशन में जनरली ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ही बन जाता है और इसमें सीड नहीं बनता। हालांकि बनाना की कुछ वाइल्ड स्पीसीज हैं और वहाँ पे जब पॉलिनेशन होता है तो उसके अंदर ये सीड मिलता है मैंगो के जैसा। जैसे मैंगो के अंदर बनता है ना एक सीड, बिल्कुल ऐसे बनाना के अंदर भी मिलता है वाइल्ड स्पीसीज में। और वो कब बनता है, जब रियल में फर्टिलाइजेशन होता है। तो बनाना सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहां अक्सर वो डिपेंड ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, पॉलिनेशन हो या ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसका ओवरी तो डेवलप करते करते फाइनली फ्रूट बन ही जाता है। उसके पास ऐसे जीन्स हैं, ऐसी पावर है, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। बहुत सारी स्पीसीज हैं जो डिपेंड ही नहीं होती पॉलिनेशन के ऊपर, फर्टिलाइजेशन के ऊपर, वो पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस फॉलो करके और अपना फ्रूट बना लेती हैं। हालांकि उनमें सीड नहीं बन रहे, इसलिए ऐसे पौधों का डिस्पर्सल होने में मुश्किल होगा, और वहाँ नया प्लांट अगर बनाना है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही फॉलो करना पड़ता है। एक आइडियल कंडीशन में उसको रख के हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मेंडल का केस में जब हम पढ़ेंगे तो बनाना के अगर हाइब्रिड प्लांट आपको बनाना है, 2 अलग अलग क्वालिटी को मिक्स करना है, तो वेजिटेटिव से तो मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो उस कंडीशन में हमको उसे फ्लावर कंडीशन पे लेके जाना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, और वो हमारे साइंटिस्ट लोग ऐसा करते हैं और वो बनाना का भी हाइब्रिड सीड बना लेते हैं, और फिर जो उससे पौधे तैयार होते हैं वो हाइब्रिड क्वालिटी के हो जाते हैं। तो ये क्लास 12 लेवल पे अभी इतना हमको समझने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह फ्रूट की बाहर की जो दीवार है वो भी आपको समझ में आ गई। कई बार पूछा जाता है ईडेबल पार्ट क्या होता है, खाने वाला पार्ट क्या होता है। थोड़ा मैंगो की बात कर लेते, जस्ट 2 मिनट और मैं आपको ले रहा हूँ। मैंगो की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मैंगो हो गया। इस तरह से थोड़ा सा बना लेते हैं। चलिए, अब ये कौन सा वैरायटी बना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका मैंगो हो गया। अब इसके अंदर जो फ्रूट होता है, फ्रूट में हमेशा 3 लेयर पाई जाती हैं। फ्रूट की जो लेयर होती हैं, फ्रूट की लेयर 3 लेयर होती हैं फ्रूट में, एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ये थोड़ा क्लास 11th का ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिए। जो एंडोकार्प होता है वो इसके सीड के बिल्कुल बाहर चिपका हुआ होता है। ये जो एकदम हार्ड, एकदम स्ट्रक्चर जो गुठली के ऊपर होती है ना, वो फ्रूट का एंडोकार्प है। और इसके अंदर वो डाइकॉट सीड मौजूद है। ध्यान देना, जब आप इस गुठली को फोड़ के देखते हैं तो इसके अंदर वो आपको डाइकॉट सीड ही दिखाई देगा, वाइट वाइट कलर का, इस तरह से। ठीक है। तो ये जो अंदर एकदम हार्ड कवर जो उस गुठली के ऊपर है, वो वाकई में क्या है, वो एंडोकार्प है। और जो बाहर का छिलका है वो आपका एपीकार्प है। और ये जो बीच का जो जूसी पार्ट है जिसे हम खाते हैं, ये आपका मीजोकार्प है। अगर कोई पूछे कि आप मैंगो में कौन सा पार्ट खाते हैं,
तो आंसर आना चाहिए वो मीजोकार्प होता है। ठीक है, मीजोकार्प। और जो हमारा कोकोनट होता है, कोकोनट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये बाहर का एकदम कवर होता है, आपने एकदम ग्रीन कोकोनट देखा होगा, बाहर का छिलका एकदम चिकना होता है ग्रीन कलर का, और अंदर एक बहुत ही हार्ड एक इन्वलप होता है जिसके अंदर उसका सीड होता है, बिल्कुल आम के जैसे। ये हार्ड इन्वलप के अंदर उसका सीड होता है अंदर, ध्यान देना, सीड उस एंडोकार्प के अंदर है। ठीक यहाँ पर भी बहुत हार्ड कवर निकलता है, बड़ी मुश्किल से फूटता है कोकोनट में, और उसके अंदर इसका सीड होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एंडोकार्प, और बाहर वाला हो गया आपका एपीकार्प। ये एपीकार्प है, और जो वो जिसको आप फोड़ के अंदर से गोला निकालते हैं, वो जो बहुत हार्ड रिजिड जो होता है वो आपका एंडोकार्प होता है। और जो बीच में रेशे रेशे होते हैं, ये फाइबर 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 होते हैं, ये आपके होते हैं मीजोकार्प। अब देखिए मीजोकार्प की कंडीशन, कोकोनट में तो ये बिल्कुल धागे हैं, और इतने कठोर धागे हैं कि ये कोई काम नहीं आती सिवाय गद्दा बनाने के और आग जला के कोक पैदा करने के। हाँ, इनको आप खा सकते हैं क्या, ये घास को? आप इसमें मीजोकार्प नहीं खा सकते, लेकिन आम का मीजोकार्प आप खाते हैं। कोकोनट में हमारा जो ईडेबल पार्ट है वो कौन सा है? वो हम सीड खाते हैं कोकोनट का, ध्यान देना, हम सीड यूज करते हैं, जबकि हम मैंगो के अंदर मीजोकार्प कंज्यूम करते हैं। एक जो ग्राउंड नट होती है, ग्राउंड नट इस तरह से, ये देखिए इसका ये हार्ड फ्रूट होता है, ये फ्रूट होता है, और इस फ्रूट में एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, बहुत ही इस छिलके के ऊपर ही वो तीनों लेयर होती हैं, और यहाँ डायरेक्ट आपको सीड मिलते हैं। हाँ, तो वो तीनों लेयर बिल्कुल चिपक गई, यहीं पे हो गई, वो पूरा इस छिलके में ही बन गई वो तीनों लेयर। एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प सब इसी में है, और ये आप केवल सीड यूज करते हैं ग्राउंड नट में। तो ये भी इसका जो फ्रूट बॉल है काफ़ी हार्ड होता है। अलग अलग फ्रूट अलग अलग टाइप के होते हैं। फ्रूट ऐसे होते हैं जो कम से कम सीड को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। अलग अलग वैरायटी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। आई थिंक मैं इससे ज़्यादा और अभी पढ़ाना ठीक नहीं है फ्रूट के बारे में। मैंने आपको ट्रू फ्रूट्स पढ़ाया, फॉल्स फ्रूट पढ़ाया, मैंने आपको सीड में एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड बताए, और सीड का डोरमेंसी में होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है वो भी मैंने आपको बताया। बिना डोरमेंसी के हम सीड को स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। कल थोड़ा सा बात और करेंगे वाइबिलिटी ऑफ सीड के बारे में, और एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, वो कल की क्लास में कर पाएंगे।